I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss history test paper. आज हम हिस्ट्री का टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. So here we go with our history paper. So here we go with our first question. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बेसिकली बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में क्या बोलता है? दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व लिस्ट. एक्चुअली हुआ क्या था, 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी. डायरकी क्या होता है? डायरकी डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है. सो कुछ पावर इंडियंस को देने की बात कर रहे थे, कुछ पावर को लोग रिजर्व रखे हुए थे. तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में यही बोल रहे थे कि कौन सी पावर को रिजर्व रखा जाएगा. सो ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस. सो दो लिस्ट बनाने की बात कर रहे थे. डायरकी इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही थी कि हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? डायरकी. डायरकी हैविंग व्हाट? रिजर्व लिस्ट. सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर लिस्ट. इफ यू डिस्कस अबाउट द रिजर्व लिस्ट, रिजर्व लिस्ट वो चीज रहेगी जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव के पास रहेगी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन. तो ये वाली बात कर रहे हैं कि रिजर्व लिस्ट में हम ये सारी देंगे. ट्रांसफर लिस्ट मतलब इंडियंस को दी जाएगी. एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ. तो पेपर में यही बोला गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कौन से रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं. अब आप खुद देख लीजिए. रिजर्व सब्जेक्ट जस्टिस के बारे में बात की गई थी, लैंड रेवेन्यू के बारे में बात की गई थी, पुलिस के बारे में बात की गई थी. तो ऑप्शन विल बी हियर सी. और इसमें क्या बोला गया था? इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड को भी एक्सटेंड किया गया था. किसको दिया गया था? सिख को दिया गया था, क्रिश्चियंस को दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को दिया गया था. पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रोड किसको मिला था? मुस्लिम्स को मिला था 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. और अब किसको मिला था? दैट इज कॉल्ड सिख को मिला था, क्रिश्चियन को मिला था और एंग्लो इंडियंस को मिला था. सो इसमें यह बोल रहा था कि डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 में. डायरकी एक सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ पावर इंडियंस को दी जाएगी, कुछ पावर ब्रिटिशर्स अपने पास रखेगा. और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में. सो दिस इज ऑप्शन सी ओवर हियर इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वॉज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी. अब देखिए गदर पार्टी क्या था? एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी. ठीक है. गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को में था. सैन फ्रांसिस्को में था. तो गदर पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीडम फाइटर की बात कर रहा है. तो बरिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद गदर पार्टी. सो याद रखना गदर पार्टी से एसोसिएटेड कौन थे? तो रास बिहारी बोस वाज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी, बट बीके घोष एंड योगेश चैटर्जी नॉट एसोसिएटेड. ऑप्शन डी ओवर हियर इज करेक्ट. सो हेडक्वार्टर कहां पर था? हेडक्वार्टर इनका सैन फ्रांसिस्को में था. इनका काम क्या था? टू कंडक्ट आउट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. इनका एक न्यूज़पेपर भी था द गदर. और इसके जो फाउंडर थे दैट इज लाला हरदयाल, रोशन सिंह, रामदास, लाला हरदयाल, रामदास, तारकनाथ दास, सोहन सिंह, टी दास, सोहन सिंह was the founder of Gadar party. So option D over here is correct. And रास बिहारी बोस. हेडक्वार्टर कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को. पेपर में कई बार पूछा भी गया था कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को में है. और गदर पार्टी का काम क्या था? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंडक्ट कराना. इनका एक न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम था द गदर, विद अ कैप्शन कॉल अंग्रेजी राज का दुश्मन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू द क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. So Constituent Assembly would be member nominated by Provincial Assembly as well as Princely State. So ये बोल रहा है क्रिप्स मिशन में जो Constituent Assembly के जो मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे
प्रोविंशियल असेंबली से एज वेल एज प्रिंसली स्टेट से, और कोई भी प्रोविंस नॉट टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैव राइट टू हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश विद रिगार्डिंग विद द फ्यूचर स्टैंड्स। तो ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोविंस अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं होना चाहता, सो वो क्या करेगा, वो सेपरेटली अपना एक एग्रीमेंट कर सकता है फॉर द फ्यूचर स्टेटस। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात तो की गई थी, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि नॉमिनेटेड किससे होंगे। क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था, आफ्टर वार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विल बी फॉर्म, लेकिन उसके बाद में जिक्र नहीं किया गया था कि नॉमिनेटेड होंगे कि इलेक्टेड होंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। बट ये जरूर बोला गया था कि कोई भी प्रोविंस दैट इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी प्रोविंस थे अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करना था नया कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाहर आ सकते थे और दे कैन हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर एस्पेक्ट। द ऑप्शन बी ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिप्स मिशन की बात कर रहे थे, और क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने क्या बोला था, एज अ पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू ने इसमें ऐड किया था ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो आप हमें उस बैंक की चेक दे रहे हो जो बैंक ऑलरेडी क्या होने वाला है, कोलैप्स होने वाला है। और देन गांधी जी विल लॉन्च दैट इज कॉल्ड अ क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज गांधी जी सेड दैट ब्रिटिश हैज नो सॉल्यूशन फॉर इंडिया एंड ब्रिटिश हैज नो राइट टू स्टे इन इंडिया। लॉन्चिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट्स करेक्ट। Question number 4, which of the following statement of Indian history is correct? So Dutch established their factory on the eastern coast, land granted to them by Gajpati ruler. Alfonso the Albuquerque captured Goa from Bijapur Sultan. The East India Company established a factory at Madras, a plot land leased from the representative of Vijayanagar Empire. तो प्लीज ये क्वेश्चन को जरा समझो, क्या डच ने अपनी पहली फैक्ट्री ईस्टर्न कोस्ट में स्टैब्लिश की थी विद द हेल्प ऑफ गजपति रूलर? आप ये देखिए, गजपति रूलर के बारे में बात कर रहा है। इफ यू सी द टाइम पीरियड ऑफ गजपति रूलर, दैट इज 1435 टू 1451। अब 1435 से लेके 1441 इनका टाइम पीरियड था गजपति रूलर का। किसका था? गजपति रूलर का था। अब इस टाइम में 1541, इस टाइम में देखिए डच तो आया नहीं था। डच केम टू फर्स्ट टाइम 1596, पहले पर्सन आए थे। अब गजपति रूलर का टेन्योर ही 1435 से 1541 तक का। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा पूरी तरीके से गलत है, ये तो देने वाला है नहीं। बट अल्फांसो दी एल्बुकर्क ने कैप्चर जरूर किया था बीजापुर सुल्तान से गोवा, जो आदिल शाही डायनेस्टी के आते थे, एंड अल्फांसो दी एल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर। ठीक है, दैट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्फांसो दी एल्बुकर्क इज फ्रॉम पोर्चुगीज। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established द फैक्ट्री ऑन मद्रास, द प्लॉट रिलीज्ड बाय, और रिलीज्ड बाय whom? दैट इज विजयनगर एम्पायर। दिस ऑल्सो इज ऑल्सो करेक्ट। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो हियर आंसर इज 2 and 3। अगर मैं पहले स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दूंगा तो मैं इजीली आंसर पे पहुंच जाऊंगा, दैट इज बी ऑप्शन। सो हियर ऑप्शन को पढ़िए और सीधा आंसर पे आइए, इजी वे। The first quarter of 17th century, which of the following were the factories that East India Company located? कहां पर ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री लोकेटेड थी? So you should be remember Bharuch, Chirikal, Tiruchirappalli. So here Bharuch is basically on the Gujarat, and it is talking about the first quarter of 17th century. So here the first quarter of 17th century Bharuch में तो थी, and here first statement is only correct, but चिरिकॉलर में नहीं थी और तिरुचिरापल्ली पे भी नहीं थी। Here some other European settlement were there, लेकिन इंग्लिश का नहीं था। So 17th century है, बाद में जाके जरूर हुआ था। So option A over here is absolutely correct. If we consider the following statement, Saint Francis Xavier was the founding member of Jesus Order. Saint Francis Xavier died in Goa, dedicated to him. देखिए गोवा में तो नहीं मरे थे ये। The feast of Saint Xavier is celebrated in Goa every year. It is absolutely correct कि हर साल हम देखे जाए December 3rd को हम लोग सेंट जेवियर का फीस्ट बनाते हैं गोवा में। कब बनाते हैं? December 3rd को। इट इज करेक्ट। लेकिन सेंट जेवियर गोवा में तो नहीं मरे थे। ही नॉट डाइड इन गोवा, बट ही डाइड इन वेयर? ही डाइड इन चाइना, व्हेन ही वेंट टू चाइना फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी। एंड यू शुड बी रिमेंबर, एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु वेंट टू जापान फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन जापान।
So the first statement is absolutely correct and third statement is absolutely correct. The answer over here is 1 and 3. But Saint Xavier died in Goa? No, he died in China basically. And he was the first one to go to Japan for the spread of Christianity there. Who among the following the song from the prison? The translation of ancient religious lyrics in English. That is Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, father of our nation. You should be remember. 1915 he returned from South Africa. On 9th of January we celebrated as Pravasi Bharatiya Divas as a NRI Divas. और 2025 का NRI Day this time we have celebrated at Bhubaneswar at Odisha. और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको मालूम है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोलते हैं इनको. And he started a two newspaper, that is Kesari and Maratha. Again, which of the following or in reference to the medieval history, the correct sequence in ascending order. So छोटे से बड़े तक में जाने की बात कर रहे हैं. तो if you see the Pargana is the smallest unit. Pargana is the smallest unit. Pargana is the smallest unit. Sarkar is the intermediate. Sarkar is and Suba is the bigger province. तो आप आंसर को क्या मार्क करोगे? ए ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट. परगना, सरकार एंड सूबा. आप लोग भी प्लीज आंसर अपने अपने बताते रहिए. आपने क्या अटेम्प्ट मार्क किया? कहीं कोई डाउट आ रहा है? आपको ये पेपर भी पीडीएफ के द्वारा शेयर किया जाएगा. इट विल बी इजी फॉर यू टू मार्क एंड चेक द आंसर्स. सेम वे नेक्स्ट, Montagu Chelmsford Reform 1919 recommended the granting voting rights to all the women एज above 18. देखिए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि सारी वुमेन को हम वोटिंग राइट दे देंगे above 21. ऐसा तो होगा नहीं. लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे. क्या थे? ऑल तो है नहीं. यही तो गेम में देखिए लूप होल समझिए. क्या था? लिमिटेड वोटिंग राइट्स. आई विल एलिमिनेट. मैंने ऑप्शन पढ़ा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गिव रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर. बिल्कुल सही बात है. वुमेन के लिए कुछ सीट रिजर्व करी गई थी, लेकिन मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड में कंप्लीट वोटिंग राइट किसी को नहीं दिया गया था. बी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट. जो अभी हमने देखा डायरकी वाला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने देखा था मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म से. सेम वे विथ रेफरेंस टू द 8th of August 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो हियर फर्स्ट वन इज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड मोर इंडियंस. किसकी बात कर रहा है? इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेम वे द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 7 प्रोविंस. द क्रिप्स proposed Indian Union with full dominant status when the Second World War was over. So ये 1942 के इंसिडेंट्स की बात कर रहा है कि 1942 में 8 अगस्त को क्या हुआ था. देखिए प्रोविंस से इस्तीफा तो इन्होंने 1937 में दिया था. सेम वे बात करें वाइसराय मोर इंक्लूडेड, ये 1940 में बोला गया था. सेम वे क्रिप्स मिशन ये 1942 में बोला गया था. बट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट ग्वालियर टैंक, जो आज के समय में आजाद मैदान है. दैट इज ऑप्शन ए इज हियर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यही बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडियन हिस्ट्री आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 8th of August 1942. हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट. सेम वे इफ यू गो विद द 11th वन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ colonial India, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुलबख्श सिंह ढिल्लन were remembered for what? These are the member of INA, Indian National Army. ये इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे. जब इंडियन नेशनल आर्मी what happened in 1945, World War II was over, Japan surrendered, INA flat. Automatically INA will also surrender. So they were the officer of Indian National Army. These type of question will be there. What happened 1945? It is a mystery that Subhash Chandra Bose died in a plane crash, but their remaining leaders were arrested and the trial conducted at Red Fort 1945. All were found guilty, but after independence all were released. So there were the 3 major officers, that is Shahnawaz Khan, Gulbaksh Singh Dhillon and Prem Kumar Sehgal. So they were the officers of Indian Navy. ठीक है. Who among the following were associated with the secretary of Hindu Female School, which is later to be called as Betun Female School? That is
एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। देखिए अगेन द सेक्रेटरी की बात कर रहा है, वुमेन कॉलेज। अब वुमेन को फीमेल के लिए सबसे ज्यादा काम किसके द्वारा किया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के लिए, बिकॉज 1856 ही ब्रॉट आउट लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट। ऑप्शन सी ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज ईश्वरचंद विद्यासागर। If you see the next question, 21st February to be declared as International Mother Language Day by UNICEF. The demand for Bangla was one of the national language was raised in assembly in Pakistan. देखिए ये तो बात सही बोला गया था, पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, that is ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सो वेस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो उर्दू रखी गई थी, ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो बांग्ला रखी गई थी। बिल्कुल सही है, तो डिमांड रखी गई थी। बट 21st को हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे तो बनाते हैं, बट यूनिसेफ नहीं बनाता, इट्स यूनेस्को बनाता है। अब यही ऑप्शन में चेंज कर दिया, यूनिसेफ दे दिया, बट राइट आंसर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ नहीं है, तो आंसर क्या होगा यार? 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा आप कंसेप्ट को समझोगे तो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, एक स्टेटमेंट कहीं और बना दिया इंटरनेशनल वुमेन डे से, सेकंड क्वेश्चन बांग्ला के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात कर। सेम वे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रखमालाबाई और रखमाबाई केस इन 1884 रिवॉल्व अराउंड, किसके लिए बात करता है? रिवॉल्व अराउंड रखमाबाई। ये वुमेन राइट्स के बारे में बात करता है। काफी हार्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप प्लीज उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वुमेन्स की राइट्स के बारे में बात करता है, एज ऑफ कंसेंट की बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स के बारे में बात करता है, बट वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन की बात नहीं करता है। ये वुमेन्स राइट के बारे में बात करता है। शी वॉज एन यंग लॉयर who challenged the legal system regarding the rights in marriages. So she was a lawyer basically, and she fight the Indian judicial system for the right marriage act of the women. तो women के marriage act के regarding बात करता है, education से बात नहीं करता है। तो option 2, 3 is the correct answer. Same way, indigo cultivation was declined in the 20th century because why indigo cultivation was declined in the 28th century. So what happened? It is unprofitable in the world market because of new invention. जो न्यू इन्वेंशन आ गए थे, मशीन मेड डाइस आ गई थी, तो ये प्रॉफिटेबल हो नहीं रहा था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, और दैट इज बाय इट हैज बीन डिक्लाइंड बाय द 20th century. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, उल्लूगन अ ग्रेट टुमुलेंट द डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अगेन बिरसा मुंडा के बारे में ये बात हो रही है, so here the correct answer is बिरसा मुंडा revolt, that is called उल्लूगन मूवमेंट, that is 1899 to 1900. सेम वे फोर्ट विलियम की बात करी जाए, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, एक जॉर्ज फोर्ट कॉलेज, जॉर्ज फोर्ट बनाया गया था मद्रास में, फोर्ट विलियम बनाया गया था कैलकाटा में। क्यों बनाया गया था? ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम केरले एसोसिएट एम्प्लॉयमेंट, ही वांटेड टू रिवाइव ओरिएंटल लर्निंग, he was asked board of director at London to do so. No, he wanted to train British civilian for the administrative work. D option is correct. Next one, which of the following statement explain the impact of industrial revolution in first half of 19th century? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में? आपको ही पता कि अगर आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो उनका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो अगेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूल्ड, मशीन वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इन लार्ज नंबर, नहीं भैया, हुई तो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। रेलवेज वर लेट डाउन इन मेनी पार्ट, ये भी हुआ था। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, नहीं, बट इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर कंप्लीटली रूल्ड, पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। व्हाई? बिकॉज इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेके जाया जा रहा है, converting it into a finished good, then again dumping it back to the Indian market directly. That is option A. With reference to the Desar Katha written by Sakharam Ganesh Desukar during freedom struggle, consider the following statement. It warned against the colonial state hypnotic conquest of the mount.
It inspired the performance of Swadeshi street play and folk song. The use of Desh by Desukar was in specific context of the region of Bengal. So the book Deshar Katha, that is written by गणेश देशुकर ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, किसके बारे में ये बात करने की बात बोल रहे हैं? तो इनकी बिल्कुल सही बात है. द यूज ऑफ देश बाय देशुकर वाज, बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, ये होल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, होल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. एंड इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, बिल्कुल सही बात है. और इट इंस्पायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फ्लोक सॉन्ग. तो आंसर 2-3 इज करेक्ट कि ये ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ये पूरी बात करने की बात ये कर रहे हैं. कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिएगा. वील बी शेयरिंग यू द पीडीएफ ऑल्सो एंड आंसर्स ऑल्सो. नेक्स्ट वन, गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं. क्या बोलता है गांधी इरविन पैक्ट? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्यों था? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, सो दैट गांधी कैन टेक पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन लंदन. लंदन में जिसको होना था. इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है. विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस कंसर्न विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, रिलीज ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस. सो हियर द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन नहीं भाई, ये इरविन ने मना कर दिया था, ये तो हम करेंगे ही करेंगे ये बोला था. और भगत सिंह की जो डेथ सेंटेंस था उसको हम लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज नहीं करेंगे. एंड रिलीज ओनली पॉलिटिकल प्रिजनर हु वाज नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस. 1, 2 एंड 4 बी ऑप्शन इज हियर करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं वित्थल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल फॉर द अनटचेबल्स. Target audience was published by whom? It was published by गोपाल बाबा वगलांकर. गोपाल बाबा वगलांकर के द्वारा पब्लिश की गई थी. बेसिकली द फर्स्ट मैगजीन that has been introduced, that is to have untouchable people as a target audience, was published by गोपाल बाबा वालंकर. टफ क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं तो आपको छोड़ने होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस ऑफ द ब्रिटिश colonial history, consider the following statement. Mahatma Gandhi was the instrumental in abolition the system of intended labor. Lord Chelmsford Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indian for the World War. Consequent of the breaking salt law by the people and Indian National Congress were declared illegal by the colonial ruler. तो ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, 3 स्टेटमेंट के बारे में बात बोली जा रही है. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम of indentured labor, correct. Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution for recruiting the World War II. The statement is wrong actually. Next one, the conquest of breaking law by the Indian National Congress was declared illegal. बिल्कुल सही बात है. But Mahatma Gandhi did not support the resolution. Mahatma Gandhi actually support the resolution actually. Here option B is here correct. 1 and 3. Next, Charter Act 1813. What is there in Charter Act 1813? In 1813 they have told that, एक और चीज बोली गई थी कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, we'll be providing the fund for the education and 1 lakh rupees was granted for one. और उसमें बोला गया था it ended the trade monopoly of East India Company except in the trade with China. पहला स्टेटमेंट ये बोला गया था. सेकेंड वाला स्टेटमेंट बोला गया था that is it asserted the sovereign British crown over Indian territory that held by company. The revenue of India now be controlled by British Parliament. ये अभी नहीं बोला गया था, ये पिट्स एक्ट में बोला गया था. It was in Pitt's Act, that is 1784. ये पिट्स एक्ट में बोला गया था. तो here first option is correct, B option is correct, third option is not correct, that is A, 1 and 2. So what was the there in Charter Act? Charter Act में बोला गया था कि ट्रेड मोनोपोली एंड कर दिया गया था. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मोनोपोली एंड कब किया गया था, किस चार्टर एक्ट में बोला था? 1813 में बोला गया था. एक्सेप्ट विद द ट्रेड विथ टी विद चाइना. और लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग की बात पिट्स एक्ट में की गई थी 1984 में. हमने पहले वाले लेक्चर्स में जब चार्टर एक्ट पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था. नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो किस किस की क्या ऑर्गेनाइजेशन थी? तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑफ लिबरल फाउंडेशन,
Second one was KC Niogo, member of Constituent Assembly. PC Joshi, General Secretary of Communist Party. So here all the options are absolutely rightly matched. Answer is 1, 2, 3. Constituent Assembly की बात की जाए तो ये on the recommendation of Cabinet Mission Plan, Constituent Assembly was formed, where members will be coming from the provincial assemblies and princely state will nominate the member in Constituent Assembly. तो indirectly elect होंगे, partially nominated होंगे. तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर. और पीसी जोशी क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे. 1924 द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड एंड तेज बहादुर सप्रू वाज द ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन प्रेसिडेंट. नेक्स्ट बात करते हैं. विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फॉर व्हाट वाज देयर इन स्वदेशी मूवमेंट? इट कंट्रीब्यूटेड फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री. नेशनल काउंसिल और एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. देखिए स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, 1905 की बात कर रहे हैं. इट कंट्रीब्यूटेड फॉर द रिवाइवल ऑफ आर्टिसन एंड इंडस्ट्रीज. करेक्ट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज पार्ट, इट इज आल्सो पार्ट. 1906 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें बोला गया था कि हम जो भी एजुकेशन देंगे वो किस में देंगे? रीजनल लैंग्वेज में देंगे, लोकल लैंग्वेज में देंगे. हियर ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेम में बात करते हैं मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स की. अगेन द क्वेश्चन विल फ्रॉम ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फाउंडेड बाय महात्मा गांधी. ऑल इंडिया किसान सभा विल बी फाउंडेड बाय स्वामी सजानंद सरस्वती एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट विल बी बाय ईवी रामास्वामी नाइकर. हियर ऑल द 3 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द अनटचेबल पीपल. He also started Harijan Yatra from 1933 to 1934. He also started Harijan magazine. He started Harijan Seva Sangh. Same way, self-respect movement that is in Kerala by E.V. Ramaswamy Naikar. Option D here is absolutely correct. 1, 2, 3 is absolutely correct. Please अपना स्कोर बताते रहना आप लोगों ने क्या स्कोर किया था. What were your answers were there? Please, I'll be sharing you with this PDF. So it will be easy for you to check and you can solve the questions. Same way, institution and founder. Sanskrit College was at Banaras was founded by William Jones. No, it will by Jonathan Duncan के द्वारा फाउंड आउट किया गया था. Same way, Calcutta Madrasa by Warren Hastings. It is correct. Fort William was Arthur Wesley. No, it is Richard Wesley. So here only there is 2 option is correct. Next way, after Santhal uprising, what was the measure taken by the colonial government? Santhal uprising जो हुआ था, ठीक है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए गए? So basically what happened, the Santhal Pargana was created, a unit was be created and it become illegal to transfer land to the non-Santhal. मतलब आप जो भी सांथल ट्राइब्स थे वो अपने ही ट्राइब में लैंड ट्रांसफर कर पाएंगे, किसी नॉन सांथल को नहीं दे पाएंगे क्योंकि सांथल अपराइजिंग हुआ था. इसको सप्रेस करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या ऐसे मेजर्स लिए? तो हियर बोथ द ऑप्शन आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 19th सेंचुरी वाज व्हाट? क्या था इकोनॉमिकली? क्या दिक्कत आ गई? क्या था इकोनॉमिकली? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी? यू शुड बी रिमेंबर, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. बिल्कुल नहीं भैया, हमारा तो एक्सपोर्ट खत्म कर दिया था, मार्केट ही खत्म कर दिया था. ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्री, भैया ये भी खत्म कर दिया था. कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इनका मेन फोकस था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे. जितना ज्यादा आप डिफरेंट क्रॉप्स को उगाओगे जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल इंडिगो, शुगर केन, टोबैको. रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, भैया नहीं, अर्बन पॉपुलेशन थी, रूरल पॉपुलेशन. Option C over here is one of the result for British rule in 19th century, that is commercialization of Indian agriculture. Same way बात करते हैं, consider the following events. So first democratically elected communist party was formed in the state in India. Communist party पहली जो थी वो democratically elected party थी इंडिया की. India's largest bank, Imperial Bank, was renamed as Indian State Bank of India. Air India was nationalized and become national carrier. Goa become the independent India. ये बोला जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए, कौन सबसे पहले हुआ कौन सबसे बाद में हुआ. तो करेक्ट सीक्वेंस में बात बोली जा रही है. इफ यू सी ईयर वाइज, अगर आप ईयर वाइज को देखना चाहो तो 1961 ऑपरेशन विजय वॉज लॉन्च एंड गोवा बिकम आर इंटीग्रल पार्ट. एयर इंडिया बिकम अ नेशनल कैरियर 1953. प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर.
सेम वे इफ यू सी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 इट विल टर्म्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप कभी स्टेट बैंक जाते हो तो आपको पता चलता है कि पहले ये इंपीरियल बैंक था, बाद में स्टेट बैंक बन गया। सेम वे बात करते हैं डेमोक्रेटिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कब बनी, 1957 में बनी। सो आप प्लीज आप इसको अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे बाद में कौन सा हुआ। द 3214 3214 बी ऑप्शन हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बाद में फिर एयर इंडिया को टाटा ने वापस ले लिया, तो आंसर इज 3214 इज द करेक्ट आंसर। सेम में बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। द फेडरेशन स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935, रेजिडुअरी पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी रेजिडुअरी पावर। और 1935 में ही आपका बर्मा अलग कर दिया गया था। जो डायरकी जो इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 में, उसको अबॉलिश कर दिया गया था प्रोविंस से और सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था, और स्टेट्स को काफी ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टेपल कॉमोडिटीज एक्सपोर्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिड 18th सेंचुरी क्या था, कौन सी ऐसी कॉमोडिटीज थी जो कि एक्सपोर्ट करता था ब्रिटिश इंडिया। सो दैट इज कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर एंड ओपियम। डी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था। क्या चंपारण मूवमेंट में एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, वर्कर, वुमेन, नेशनल मूवमेंट नहीं। चंपारण मूवमेंट याद रखना 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, जो गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। यू शुड बी रिमेंबर। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी नहीं भाई, बिहार में होना था, ट्राइबल का कोई मतलब नहीं था। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट इन द नेशनल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। चंपारण में इशू था इंडिगो कल्टीवेटर्स का। ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग टू ग्रो इंडिगो इन देयर लैंड एंड गांधी जी वेंट चंपारण। Why? Because Rajkumar Shukla invited Gandhi ji to come to Champaran and highlighted the issue of indigo cultivators. Finally, फिर गांधी जी के इंटरवेंशन से compensation was given to the peasant and government abolished the तीन काठिया system. And finally, this is how the joining of peasant in the unrest in the Indian national movement was happened. Who among the following were the founder of Hind Mazdoor Sabha? हिंद मजदूर सभा के फाउंडर कौन थे 1948 में? So option here अशोक मेहता, T.S. Ramanujan and G.G. Mehta was correct. Option D is correct. Again a factual question है, तो आप नोट डाउन करना है कि भाई हिंदू और हिंद मजदूर संघ के कौन लोग इसमें मेंबर थे। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच इज बेसिकली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए आए थे। तो ग्रांट एड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड। इंग्लिश वाज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। कि हर जगह केवल इंग्लिश कर दो, नहीं भाई ऐसा नहीं बोला गया था। इन्होंने बोला था फॉर हायर एजुकेशन इंग्लिश शुड बी देयर, बट वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर एंड स्कूल लेवल, बट फॉर यूनिवर्सिटीज इंग्लिश शुड बी देयर, इंग्लिश शुड बी देयर। So answer is that is called 1 and 2 over here is correct. The 3 option we eliminate 3 eliminate करेंगे तो D cut, C cut, B cut, A will be your correct answer. Which one of the following does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ये अप्लाई नहीं होता है। Which of the system is not apply? इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? He introduced basically a subsidy alliance. Subsidy alliance लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी इंडियन रूलर अगर इसको साइन करता है उसे अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ेगी। Whosoever Indian ruler will sign a subsidy alliance had to disband their own army and accept the British forces into their territory, and the salary will be paid by that the ruler. And if you are signing subsidy alliance with the British, this means that you cannot enter into agreement with any European power. So again, to maintain a last standing army at other expense, बिल्कुल सही बात बोली गई थी। Keep Indian safe from Napoleon danger, correct. To secure a fixed income for a company, ये तो बात ही नहीं बोली गई थी। But to establish the permanent paramountcy over Indian state, it is also correct. C option is not correct. Same way, which led the introduction of English? So again, Charter Act 1813, 1 lakh rupees was given. General Committee of Public Instruction, that is 1823, they have told about. Second one, Oriental and Anglist controversy.
So which of the following one? Oriental and Anglist, basically Orientalist is saying about promote Indian language. Traditional Anglist is saying that promote English language. So controversy was there. So which of the following introduction in English education was happened? Charter at 1 lakh rupees will be given. ठीक है. And General Committee on Public Instruction was favored Western education. Orientalist and Anglist controversy. Orientalist is favoring what? Traditional knowledge, traditional language. Anglist is favoring what? English education. So here 1, 2, 3 is correct. That is leading to the introduction of English education in India. So क्या हो गया कि जिसकी वजह से English education lead करना पड़ा? You have to introduce. So these all three were the important thing. Same way, 1920. Which of the following changed the name? स्वराज सभा. स्वराज सभा का नाम चेंज कर दिया गया था. किस में चेंज कर दिया गया था? That is Home Rule League movement. गांधी जी only did this स्वराज सभा name. Who among the following happened earliest? कौन सा earliest हुआ था? Again that Dayanand Saraswati 1875. It founded Dayanand Saraswati 1875. आर्य समाज जिन्होंने बोला था go back to Vedas. Same way Neil Darpan 1860. 1860 they have given. Same way Bankim Chand Chatterjee wrote Anand Math 1882. Same way Satyendranath Tagore become first what ICS examination 1864. Please say कौन पहले हुआ? दीनबंधु मित्रा wrote नील दर्पण. That is B option is first. सेम बोलते हैं, मैच करने की बात करते हैं. राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन. गजलू लक्ष्मी चेदी फाउंडर मेंबर ऑफ मद्रास महाजन सभा. नो, मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड बाय पी आनंदा चालू, रामास्वामी मुदलियर के द्वारा फाउंड किया गया था. बट गुजलू लक्ष्मी रासू चेदी वाज नॉट देयर. सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन. इट इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर इज बी 1 and 3. दिस इज हाउ एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क. कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क करनी है. 1884 में हुआ था ये. इसमें ये तो नहीं थे, इतना मुझे पता है. राधाकांत देव ऑल्सो फाउंडेड हिंदू धर्म सभा. कब? 1830 में. 1830 में इन्होंने क्या फाउंड किया था? हिंदू धर्म सभा. ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है डिफेंस एग्जामिनेशन. तो हमने बहुत वेराइटी ऑफ मिक्स क्वेश्चंस को किया और 40 क्वेश्चंस अराउंड हमने टेस्ट में डिस्कस किए. इससे पहले भी हमने हिस्ट्री का पहला टेस्ट डिस्कस किया था. ये हिस्ट्री का सेकंड टेस्ट है. इसमें एम्फसाइज जो था वो हमारे मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा था. हमने मॉडर्न इंडिया के काफी क्वेश्चंस देखे. इजी लेवल के भी देखे, मॉडरेट लेवल के भी देखे, डिफिकल्ट लेवल के देखे. आई होप यू अंडरस्टैंड द टेस्ट वेरी वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद.